गुड मॉर्निंग छात्रों। बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम अरस्तु को ले रहे हैं। अरस्तु के बारे में हमने पहले भी बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया है। आज हम अरस्तु के अगले विचारों को देखते हैं। अरस्तु, जो कि आपको पता है, यूनान का दार्शनिक है। अरस्तु ने क्रांति पर अपने विचार दिए। अरस्तु ने नागरिकता पर भी अपने विचार दिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम उसकी नागरिकता को देखेंगे। अरस्तु ने जो अपनी किताब लिखी है पॉलिटिकस, पॉलिटिकस जो आपकी राजनीति विज्ञान की किताब है, 158 संविधानों का अरस्तु ने अध्ययन किया, तब जाकर के ये पॉलिटिकस लिखी। और इसी पॉलिटिकस का जो तीसरा भाग है, उसी तीसरे भाग में संविधान की और नागरिकता की व्याख्या की गई है कि नागरिकता क्या है। तो उसे हमें जानना है कि नागरिकता क्या है। देखो, अरस्तु की एक विशेष बात जो यहाँ आपको देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि अरस्तु ने जो नागरिकता पर विचार दिए हैं वो आज की नागरिकता से बिल्कुल भिन्न हैं। अरस्तु का जो नागरिक है, आज के नागरिक की तरह जन्म लेने से ही व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता है, निवास करने से नागरिक नहीं बन जाता है। अरस्तु का नागरिक, उसका नागरिक देखेंगे कि जो व्यक्ति राजनीतिक कार्य में, प्रशासनिक कार्य में, राजकीय न्याय व्यवस्था में जो शासन से जुड़ता है, प्रशासन से जुड़ता है, न्याय कार्य से जुड़ता है, वो व्यक्ति नागरिक माना है अरस्तु ने। तो उसी चीज को जानना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अरस्तु ने नागरिकता पर जो अपने विचार दिए हैं वो नकारात्मक रूप में दिए हैं, या यूं कहें कि उसने सबसे पहले निषेध की बात कही है, निषेधात्मक दृष्टिकोण दिया है और ये बताया है कि नागरिक कौन नहीं है, कौन कौन व्यक्ति नागरिकता में नहीं आ रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी बताई है अरस्तु ने यहाँ पर, और बताया है कि जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं है, संपत्तिहीन व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते हैं। और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, वो भी नागरिक नहीं माने हैं अरस्तु ने। बच्चों को और महिलाओं को तो वो इसलिए नागरिक नहीं मान रहा है क्योंकि उनमें अभी इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है, यानी बुद्धि की दृष्टि से उनको हीन मान रहा है। वृद्धों को वो क्या है कि उनकी जो उम्र ढलने के कारण वह नागरिकता से वंचित कर रहा है। और साथ ही साथ जो श्रमिक लोग हैं उनको नागरिकता नहीं देता है। श्रमिक कार्य में जुटे रहने के कारण उनके पास राजनीतिक कार्य में भाग लेने के लिए, प्रशासन से कार्य में जुड़ने के लिए समय नहीं होता है, इसलिए वो भी नागरिक नहीं है। सभी दास होते हैं, सलेम जो होते हैं दास, उनको भी नागरिक नहीं मान रहा है। कह रहा है कि शारीरिक कार्य करने के कारण उनका शारीरिक विकास तो हो गया है लेकिन उनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, और जब उनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है तो दास भी नागरिक नहीं है। और संपत्ति प्राप्त करने के जो अप्राकृतिक साधन हैं, जैसे प्राकृतिक साधन से है कि जैसे कि हम धन के बदले धन प्राप्त करें, ब्याज जिसको कहें, ऋण से, जैसे सूदखोर होते हैं जो संपत्ति पर अपने ब्याज लेते हैं, ऐसे सूदखोर व्यक्ति हैं जो अप्राकृतिक तरीके से संपत्ति जुटा रहे हैं, जो यानी कि तस्करी करके संपत्ति जुटा रहे हैं, ऐसे सूदखोर को, तस्कर लोगों को भी नागरिकता से वंचित कर रहा है। तो यहाँ सभी संपत्तिहीन व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित कर रहा है। संपत्तिहीन व्यक्तियों के साथ साथ महिलाओं को, बच्चों को, श्रमिक लोगों को, दासों को और विदेशी लोगों को वह नागरिकता से वंचित कर रहा है। तो यहाँ नागरिकता की जो अवधारणा है अरस्तु की, बहुत सीमित अवधारणा है, बहुत कम लोगों को वो नागरिकता देना चाहता है। और आगे हम बात करते हैं कि अरस्तु ने नागरिकता की एक परिभाषा भी दी है अपनी जो तीसरी पुस्तक है पॉलिटिकस में। उसमें कहा है कि नागरिक वो है जो राजकीय कार्य में, प्रशासन के कार्य में भाग लेता है। तो ये परिभाषा है, राज्य नागरिकों का समूह है। ये अरस्तु के द्वारा दी गई परिभाषा है। दोबारा सुने कि राज्य नागरिकों का समूह है, यानी राज्य वो है जिसमें नागरिक हैं, नागरिकता है। अब यहाँ बात ये करते हैं कि आखिर नागरिकता है क्या।
अरस्तु ने नागरिकता किसे माना है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अरस्तु ने नागरिकता की जो अवधारणा दी है उस समय की न्याय व्यवस्था को या उस समय की प्रशासन व्यवस्था को देख करके दी है। उस समय की क्या व्यवस्था थी यूनान के अंदर, कि जो एक सभा समिति थी, एक तो थी एक्लेसिया और एक थी हेलिया। एक्लेसिया में तो क्या था, जो व्यक्ति शासन कार्य से जुड़ता था उसको नाम दे दिया एक्लेसिया, और न्याय के कार्यों की जो सभा थी वो हेलिया। अब ये जो दो सभा समिति थी, इन दो सभा समितियों में 30 वर्ष से या इससे अधिक आयु के व्यक्ति भाग लेते थे। दोबारा सुने, ये जो एक्लेसिया और हेलिया क्या है, ये उस समय की यूनान की शासन व्यवस्था में लोगों के द्वारा भाग लेने वाली समिति थी, या इनके माध्यम से लोग शासन से या न्याय से जुड़ते थे। शासन से जुड़ने के लिए तो एक्लेसिया समिति में भाग लेते थे, और न्याय से जुड़ने के लिए हेलिया समिति में भाग लेते थे। हाँ, तो ये अपने उस समय की न्याय और शासन से जुड़ी दो समितियां हो गई। अब हम बात करते हैं कि उस समय जब कम लोगों को ही शासन में भाग लेने का अधिकार था, तो उसी चीज को देखते हुए अरस्तु ने नागरिकता को सीमित कर दिया है। सीमित नागरिकता की बात कही है। प्लेटो की तरह ही अरस्तु ने यहाँ नागरिकता को सीमित कर दिया है, और नागरिकता से आशय उस चीज से लिया है जिसमें व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के पास अवकाश है, व्यक्ति के पास समय है। यहाँ अवकाश का देखो, अवकाश का जो यहाँ अर्थ हम देख रहे हैं वो छुट्टियों से नहीं है। अवकाश का यहाँ अर्थ उन कार्यों से है जो कार्य अपने आप में साध्य हैं, साधन नहीं। अपने आप में साध्य हैं, साधन नहीं। एक बार फिर सुने, अवकाश से यहाँ तात्पर्य छुट्टियों से नहीं है। अवकाश से यहाँ तात्पर्य उन कार्यों से है जो कार्य अपने आप में साध्य हैं, साधन नहीं। साध्य हैं, साधन नहीं। साधन में कौन कौन से कार्य माने हैं? जैसे मकान बनाना है, कारीगरी करना है, पशु पालना है, खेती करना है। ये कार्य कैसे हैं? साधन माने हैं। अरस्तु ने इनको साधन माना है, और साध्य उन कार्यों को माना है जैसे जैसे राजनीति में जुड़ना है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शासन से जुड़ना है, न्याय से जुड़ना है, शासन कला से जुड़ना है। जो ये कार्य कैसे हैं? अपने आप में साध्य हैं। तो जो कार्य अपने आप में साध्य हैं, उसी चीज को वह नागरिकता कह रहा है कि तो नागरिकता के लिए कुछ गुण बताए हैं। गुण में उसने अवकाश को रखा है, और अवकाश से तात्पर्य छुट्टियों से नहीं है, या अवकाश से तात्पर्य उन कार्यों से है जो अपने आप में साध्य हैं, साधन नहीं। तो साध्य वो कौन कौन से हैं? जो न्याय से हैं, प्रशासन से हैं, राजनीति से जुड़े कार्य हैं, वो तो अपने साध्य हैं। और जो व्यक्ति इन साध्य से जुड़े कामों में भाग लेता है वही व्यक्ति नागरिक है। और इन कार्य में भाग लेने के लिए व्यक्ति के पास अवकाश होना चाहिए। अवकाश से मतलब ये है कि शासन कार्य में उसका प्रत्यक्ष योगदान होना चाहिए, राजनीति से उसका लगाव होना चाहिए, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। जो व्यक्ति राजनीति में सक्रिय योगदान देता है, प्रशासन से जुड़ता है, राजनीतिक और न्याय संबंधी कार्य में भाग लेता है, वो व्यक्ति नागरिक है। अन्यथा जो व्यक्ति न्याय में, प्रशासन में, राजनीति में भाग नहीं ले रहा है, वो व्यक्ति अरस्तु की दृष्टि में नागरिक नहीं है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई होगी कि नागरिकता के कुछ गुण हैं, जिसमें गुणों में अवकाश बताया है। अवकाश होना जरूरी है। अवकाश से मतलब छुट्टी नहीं है। अवकाश से मतलब उन कार्यों से है जो अपने आप में साध्य हैं, साधन नहीं। साध्य में उन कार्यों को माना है जो राजनीति, प्रशासन और राजकीय कार्यों से जुड़ते हैं, वो कार्य अपने आप में साध्य हैं। इस तरीका से हम देख रहे हैं कि अरस्तु ने नागरिकता पर अपने विचार दिए, और उन सभी व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित कर दिया है जो एक तरीका से वृद्ध हैं, श्रमिक हैं और विदेशी लोग हैं। क्योंकि विदेशी लोगों को भी नागरिकता नहीं देना चाहता है, क्योंकि कई बार संधि या समझौते से या कानून के माध्यम से विदेशी लोग देश में आ जाते हैं, निवास करते हैं, लेकिन अरस्तु उनको भी नागरिकता नहीं देना चाहता है। तो यह नागरिकता पर हमने अरस्तु की बात यहाँ देखी कि अरस्तु ने नागरिकता से क्या मतलब लिया है, उस कार्य से लिया है जो अपने आप में साध्य है, साधन नहीं। न्याय के और शासन के या प्रशासन के कार्य में भाग लेने को अरस्तु नागरिकता कह रहा है।
ये चीज आपको अच्छी तरह से जाननी है कि नागरिक वो हैं जो राजकीय और प्रशासन के कार्य में, न्याय के कार्य में व्यक्ति भाग लेते हैं, वो कार्य तो साध्य हैं, और उन्हीं साध्य से जुड़े कार्य में भाग लेने को अरस्तु नागरिकता कहता है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अरस्तु ने नागरिकता को बहुत सीमित कर दिया है, बहुत कम लोगों को वो नागरिकता दे रहा है। वह उन्हीं लोगों को नागरिकता देता है जो राजनीति में भाग लेते हैं और प्रशासन में भाग लेते हैं, वो तो अरस्तु की दृष्टि में नागरिक हैं, और जो राजनीति, प्रशासन और न्याय के कार्य में भाग नहीं लेते हैं वो नागरिक नहीं हैं। ये आपको जानना है। अब इस नागरिकता पर हम कुछ आलोचनाएं भी देखते हैं कि अरस्तु ने जो नागरिकता पर ये बात कही है वो तो बहुत कम लोगों को नागरिकता मिलेगी। आज की तरह नागरिक का मतलब जो हम मान रहे हैं कि जन्म लेने से और व्यक्ति का निवास होने से नागरिक माना जाएगा, कि एक व्यक्ति वो व्यक्ति नागरिक है जो एक देश में जन्म ले रहा है या जन्मजात नागरिक है, और उसके माँ बाप का जन्म या देश में हुआ है, वो व्यक्ति नागरिक है। लेकिन अरस्तु ने उस चीज को नागरिकता में नहीं रखा है। अरस्तु ने तो हमने देखा कि सभी वृद्धों को, जो महिला हैं, बच्चे हैं, सूदखोर हैं, संपत्ति प्राप्त करने के अप्राकृतिक तरीके हैं, और उनसे जो व्यक्ति नागरिक बने हैं वो सब वंचित कर दिए हैं, उनको वंचित कर रहा है नागरिकता से। अब इसी आधार पर अरस्तु की इस नागरिकता की आलोचना होती है, और आलोचना में कौन कौन सी बात आती है देखें विद्यार्थियों। पहली बात तो आलोचना में ये आती है कि अरस्तु ने नागरिकता को बहुत संकुचित और सीमित कर दिया है। वो इसलिए कि जैसे कि वो वृद्धों को, बच्चों को, महिलाओं को नागरिकता से वंचित कर रहा है, और आपको पता है ये देश के उपयोगी नागरिक होते हैं, इनकी संख्या अपने आप में बहुत होती है, और इतने लोगों को नागरिकता से वंचित करने का मतलब तो ये है देश में विभाजन करना होता है। तो संकुचित धारणा है, सीमित अवधारणा है। अगली बात यह है कि अरस्तु ने संपत्तिशाली लोगों को ही नागरिकता दी है, गरीबों को और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको नागरिकता नहीं दे रहा है। तो यहाँ उसकी जो नागरिकता की धारणा है वो धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण लगता है कि अरस्तु ने संपत्तिशाली लोगों को तो नागरिकता दे दी है, लेकिन जो गरीब हैं, जो थोड़े कम पैसे वाले हैं, वो व्यक्ति नागरिकता से वंचित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अरस्तु का दृष्टिकोण आलोचना की दृष्टि से धनिक ये दृष्टिकोण लगता है, या धनिकों के लिए महत्वपूर्ण है, गरीबों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आगे है कि जो अधिकांश जनसंख्या है, अधिकांश जनसंख्या नागरिकता से वंचित हो जाएगी यदि हम अरस्तु की इस तरीका की ही नागरिकता को देखेंगे या अरस्तु के विचारों पर चलेंगे, तो बहुत सारे व्यक्ति तो नागरिकता से वंचित ही हो जाएंगे। आगे आलोचना क्या है कि अनेक गुट और वर्गों का भी जन्म होगा। यदि ऐसा कर लिया जाता है या अरस्तु के विचारों पर ही चला जाता है तो देश में अनेक वर्ग बन जाएंगे, अनेक गुट बन जाएंगे, जो देश की एकता के लिए अच्छा नहीं है। और भी आलोचना है, देखें आगे आलोचना क्या है कि वह प्रतिनिध्यात्मक शासन में संभव नहीं है। प्रतिनिध्यात्मक शासन में संभव क्यों नहीं है कि प्रतिनिध्यात्मक शासन में क्या होता है, जनता स्वयं राजनीति में भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि शासन में भाग लेते हैं। और आज अधिक जनसंख्या वाले देशों में ये संभव भी नहीं है कि सब व्यक्ति राजनीति में भाग लें। इसलिए क्या होता है कि आज के युग में प्रतिनिध्यात्मक शासन है, जनता अपने प्रतिनिधि चुन देती है और वो प्रतिनिधि शासन या राजनीति में काम करते हैं। तो यहाँ आज के इस बड़ी जनसंख्या वाले देशों में, प्रतिनिध्यात्मक शासन वाले देशों में अरस्तु की इस नागरिकता को लागू करना संभव नहीं है। और भी आलोचना है कि प्रवासी नागरिकों पर ये लागू नहीं होती है, जो विदेशी नागरिक हैं उन पर तो लागू नहीं होती है, क्योंकि अरस्तु ने पहले ही बता दिया था कि जो विदेशी लोग हैं वो नागरिकता के पात्र नहीं हैं। तो यहाँ कुछ आलोचना देखी हमने, अरस्तु ने नागरिकता की जो परिभाषा दी है वो भी देखी। तो ये आपकी नागरिकता हुई कि अरस्तु ने नागरिकता का जो वर्णन है पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में किया है, और बताया है कि नागरिकता क्या है। नागरिकता एक तरीका से राजकीय, प्रशासन या न्यायिक कार्य में भाग लेने को नागरिकता कहा गया है, और नागरिकता वो है या नागरिकता का काम वो काम है जो अपने आप में साध्य है, साधन नहीं। खानों में काम करना और पशु पालना, खेती बाड़ी करना ये साधन है, साध्य नहीं है। साधन तो वो हैं जो राजनीति में और प्रशासन से जुड़ते हैं, वो कार्य अपने आप में साध्य हैं, और साध्य से जुड़े कार्य को करना ही नागरिकता है।
तो यहाँ बच्चों हमने नागरिकता को पढ़ाया, और आगे हम अगली वीडियो में, उसके अगले लेक्चर में उसके अगले विचार देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।